बच्चों हमारा अगला सेगमेंट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब देखो होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे मूव करता है ना, या तो वो सड़क होती है ना, सड़क पे या रेलवे ट्रैक पे या किसी पहाड़ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो दो तरह की सरफेस होती है, या तो फिजिकल सरफेस होती है, फिजिकल सरफेस मतलब सड़क, कोई पहाड़ का स्लोप, वो सब। या फिर ऑब्जेक्ट हवा में जब मोशन करता है, जैसे मान लो सड़क पे, मान लो आप वो एक्शन मूवी देखते हो ना, सड़क पे चलती हुई गाड़ी एकदम से हवा में उड़ जाती है, फिर वो हवा में गोते खाती है, देख तो आप। इस तरह से दो तरह की सरफेस पे मोशन करता है ऑब्जेक्ट, या तो फिजिकल सरफेस होती है, फिर ऑब्जेक्ट हवा में मोशन करता है। उसका जो भी पाथ होता है ना, उसको आप किसी भी रेंडम पाथ को कई सारे सर्कुलर सेक्शन से मिलकर के बना मान सकते हो, है ना। जैसे मान लो एक मैंने पाथ बना रखा है ना, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लें, जैसे मान लो मैंने ये वाला छोटा सा टुकड़ा लिया है ना, अब इस छोटे से टुकड़े को मैं इस सर्किल से मिलकर के बना मान सकता हूँ। इस वाले सेक्शन को मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये इस सर्किल का हिस्सा है, ये छोटा सेक्शन इस छोटे सर्किल का हिस्सा है। तो किसी भी पाथ का हर टुकड़ा, जैसे एक टुकड़ा मैं यहाँ लेता हूँ, है ना, अब मैं एक टुकड़ा यहाँ लेता हूँ, ये टुकड़ा जो है उसको मैं इस सर्किल से मिलकर के बना मान सकता हूँ। तो इसका मतलब, और इसकी रेडियस फिर r4 मान लो। तो हर पाथ, ईच एंड एवरी पाथ इज एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ मेनी सर्कुलर सेक्शन। हर पाथ को हम कई सर्कुलर सेक्शन से मिलकर के बना मान सकते हैं। उन्हीं सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन्हीं सेक्शंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे सरफेस में कर्व नेचर बढ़ता है, कर्वेचर मतलब कर्व नेचर, तो जैसे जैसे सरफेस, जैसे यहाँ कर्वेचर ज़्यादा है क्योंकि कर्व नेचर ज़्यादा है, तो जहाँ कर्व नेचर ज़्यादा हो मतलब टेढ़ापन ज़्यादा हो, वहाँ सर्किल छोटा बनेगा। तो जहाँ कर्वेचर बढ़ता है वहाँ रेडियस कम हो जाती है, जहाँ कर्वेचर कम होता है वहाँ रेडियस बढ़ती है। और फ्लैट सरफेस का कर्वेचर कितना होता है, जीरो, भाई वो तो एकदम फ्लैट है ना। तो फ्लैट सरफेस का जीरो कर्वेचर लेकिन रेडियस इनफाइनाइट बोलना है। ध्यान रखना, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टे होते हैं एक दूसरे के। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ना मतलब कर्वेचर कम होना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ना मतलब बहुत बड़ा सर्किल बनेगा, बहुत बड़ा सर्किल। अब बहुत बड़े सर्किल का एक छोटा सेक्शन, तो उसको फ्लैट ही मान सकते हैं। जैसे सोचो अपन अर्थ सरफेस पर अपन एक मैदान बनाते हैं ना, मैदान एकदम फ्लैट होता है, लेकिन अर्थ तो गोल है ना। तो गोल सरफेस पे आपने एक छोटा सा हिस्सा, मैदान देखा जाए तो अर्थ के एरिया के मुकाबले बहुत ही कम है, तो उस मैदान को तो अपन फ्लैट मान सकते हैं ना। तो जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर आपने एक मैदान ग्राउंड बनाया हुआ है, उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वही अर्थ की रेडियस, जो कि हम काफ़ी बड़ी मान सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अब दो केस बनते हैं, जब फिजिकल पाथ होता है, मतलब ऑब्जेक्ट किसी फिजिकल पाथ पे मूव करे, तो उसकी इक्वेशन आपको गिवन होगी। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, 1 + dy/dx होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन dy/dx स्क्वायर, ठीक है। या फिर दूसरा होता है, ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में मूव करे तो फिर आपको क्या करना है, नेट वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेना है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लेना है और उसको डिवाइड करना है वी नेट के स्क्वायर में। उससे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो दो फॉर्मूला होते हैं, ये कब यूज़ करना है, जब फिजिकल पाथ गिवन हो, ये कब, जब ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा हो। स्पेस मतलब हवा में अपन ने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, अब पूछ रहे हैं कि बताओ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो हवा में जब ऑब्जेक्ट मोशन करे ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है ना, स्पेस या एयर। जब ऑब्जेक्ट स्पेस या हवा में मूव करे तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, जब ऑब्जेक्ट फिजिकल सर्फेस में मूव करे तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेगमेंट होता है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। एक बार लिखें इस सबको, नोट्स बनाए ये वाले कंप्लीट। दोस्तों इसका क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया u, से, मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस, प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था ना मैंने। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे अपन करवाते हैं वैसे अपन ने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, ठीक है। तब ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से थ्रो किया है u स्पीड से थीटा एंगल पे, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। वो आपसे पूछ रहे हैं इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ v नेट क्या है, पूरा का पूरा u नेट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कौन सा लगता है बेटा, g। इसमें एक्सेलरेशन कौन सा लगता है बच्चों, g। अब इस g का वो कंपोनेंट करो जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ए परपेंडिकुलर। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा, है ना। अगर आप इसको थीटा ऊपर फेंक दो तो ये भी थीटा एंगल बनेगा ना।
तो ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी कॉस थीटा, है ना। भाई सोचो अगर वेलोसिटी ऐसे होती तो एंगल ऐसे बनता परपेंडिकुलर में। अब आपने इसको थीटा घुमाया तो ये भी तो थीटा घूमेगा, देखो ऐसे, है ना। तो इस तरह से तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी बेटा इस केस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी वी नेट स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, वी नेट का स्क्वायर मतलब कि यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। ये इसमें नेट रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। दूसरे केस में आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम हाइट, जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो देखो मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी क्या पूरी बचेगी क्या, नहीं। अब वी नेट क्या बचेगा, केवल एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, है ना। अब इस केस में अभी भी एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, जी तो हमेशा वर्टिकली डाउन लगता है, लेकिन अब देखो पूरा का पूरा जी जो है वो परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब अब रेडियस क्या हो जाएगा, वी नेट स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, वी नेट क्या है बेटा, यू कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन जी मीन्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू। ध्यान रखना पैराबोला में रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होता है इस पॉइंट पे, मतलब इस केस में मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा, है ना। टॉप पॉइंट पे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है इस जगह पे, है ना। बाकी यहाँ पे जैसे जैसे आप फिर दूर जाओगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता है। पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है ना, ये पैराबोला का टॉप पॉइंट, वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होता है, ध्यान रखना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर घटेगा, मिनिमम होगा, फिर वापस बढ़ने लग जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन, इसमें ध्यान रखना कई लोग एक कॉमन मिस्टेक क्या कर देते हैं, बच्चे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन तो पूरा जी लिख देंगे और v का x कंपोनेंट ले लेंगे u cos थीटा। ऐसा नहीं करना है, आपको वेलोसिटी हमेशा पूरी वेलोसिटी लेनी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट मत करना कभी भी, वेलोसिटी तो पूरी लेना और कंपोनेंट किसका करना है, एक्सेलरेशन का। इस चीज़ को ध्यान में रखना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, है ना, आराम से हो जाएंगे। ओके बच्चों।